बंदूक से निकली एक गोली कुछ ही सेकंड्स में इंसान का काम तमाम कर सकती है। बड़ी बंदूक, छोटी बंदूक, साइलेंट बंदूक और सैकड़ों गोलियां एक साथ निकालने वाली बंदूकों ने हमारी दुनिया को इस कदर खतरनाक बना दिया है कि कोई भी कभी भी किसी का भी काम तमाम कर सकता है। पुराने समय में एक अच्छा तलवारबाज या तीरंदाज बनने के लिए सालों की मेहनत लगती थी, लेकिन बंदूकों के आविष्कार के बाद एक सामान्य से सैनिक को कुछ ही दिनों में इस खतरनाक हथियार को चलाने के काबिल बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के इस खतरनाक हथियार की पूरी हिस्ट्री ऑफ गन्स में। गन के इतिहास के बारे में जानने से पहले गन पाउडर का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो असली ताकत है जो एक गन को गन बनाती है। गन पाउडर के बिना गन का कोई अस्तित्व नहीं है। गन पाउडर ही वो ताकत है जो बुलेट को बड़ी तेजी से आगे की ओर भेजती है। गन पाउडर का इस्तेमाल बंदूक की गोली के अलावा हर तरह के फायर आर्म्स में भी किया जाता है। गन पाउडर यानी बारूद ही वो असली ताकत है जो हर तरह के हथियार का सबसे मेन कंपोनेंट है। काले रंग के इस खतरनाक पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में सबसे पहले बंदूकें देखकर अगर आपको लग रहा है कि गन पाउडर भी ब्रिटिशर्स ने ही इजाद किया होगा तो आप गलत हैं। सबसे पहले गन पाउडर चीन में बनाया गया था। 850 ईस्वी के आसपास चीन के कुछ रसायन शास्त्री जवान रहने के लिए किसी औषधि का निर्माण कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने एक ऐसी खतरनाक चीज का आविष्कार कर दिया जिसने आने वाले समय में ना जाने कितनी जानें ली। शुरू में जिस बारूद का आविष्कार धमाके करने के लिए किया गया उसे हुआयू कहा जाता था, और ये चारकोल, साल्टपीटर और सल्फर से मिलकर बना था। सबसे पहले सोंग डायनेस्टी ने गन पाउडर का इस्तेमाल किसी युद्ध में किया था। ये वो दौर था जब मंगोल लगातार चीन पर हमले कर रहे थे और सोंग डायनेस्टी ने सबसे पहले मंगोलों पर बारूद से हमले किए थे। इससे पहले इस डायनेस्टी के लोग बारूद का प्रयोग खुशी के मौकों पर छोटे मोटे धमाके करने के लिए करते थे। शुरू में गन पाउडर का इस्तेमाल तोपों और ग्रेनेड्स में किया जाता था। समय के साथ साथ कई तरह से गन पाउडर को इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे कि बांस की खोखली नलियों को बारूद से भर दिया जाता और साथ ही उसमें पत्थर के टुकड़े डालकर ऊपर से आग लगा दी जाती। इस तरह गन पाउडर ने एक नई किस्म के हथियार को जन्म दिया। दरअसल जब पाइप में छेद करके गन पाउडर में आग लगाई जाती थी तो उसमें डाले गए पत्थर के टुकड़े बड़ी तेजी के साथ सामने की ओर से बाहर निकलते थे, जिसे देखने के बाद लोगों के मन में खतरनाक हथियार बनाने के आइडियाज आए थे। गन पाउडर के इन्वेंशन से पहले तलवार और तीरों से युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन धनुष के माध्यम से चलाए गए तीर कुछ ही दूरी तक जा सकते थे। लेकिन जब चीनियों ने देखा कि पाइप में गन पाउडर को इस्तेमाल करने पर पत्थर के टुकड़े दूर तक जा रहे हैं तो उन्होंने पत्थर के टुकड़ों की जगह तीर और भाले लगा दिए। बस फिर क्या था, एक नए किस्म का हथियार बन गया जिसकी मार दूर तक थी। अब चीनी लकड़ी के खोखले टुकड़ों में तीर और भाले भर देते थे और लकड़ी के टुकड़े में छेद करके उसमें बारूद भर दिया जाता था। बारूद में आग लगाने पर तीर और भाले किसी रॉकेट की तरह से दुश्मन पर जाकर गिरते थे। चीनियों ने मंगोलों के खिलाफ लड़ाइयों में इस तरह के नए नए हथियारों का खूब प्रयोग किया, लेकिन इस हथियार में एक बहुत बड़ी कमी थी। इस हथियार में जिस बैम्बू को प्रयोग में लाया जाता था उसका इस्तेमाल सिर्फ 1 से 2 बार ही किया जा सकता था और उसके फटने का भी डर बना रहता था। इस कमी को दूर करने के लिए 10वीं सदी में इस बैम्बू के हथियार में गन पाउडर को भरने के लिए एक मेटल की ट्यूब लगा दी गई, जिससे बैम्बू के फटने का डर नहीं रहता था और इस हथियार का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता था। इस हथियार को ही फर्स्ट फायर आर्म्स कहा गया और आगे चलकर इस खतरनाक हथियार से लोगों को तोप का आइडिया भी आया। गन पाउडर कैसे पहुंचा यूरोप? 13वीं सदी तक गन पाउडर बनाने का मेथड सिल्क रूट, मंगोलों और मार्को पोलो जैसे यात्रियों की वजह से चीन से यूरोप तक पहुंच गया था। इसके बाद सदियों तक अलग अलग देशों ने
बारूद को और बेहतर बनाने की कोशिशें की। आखिरकार सबसे कारगर मिश्रण ये माना गया 75% साल्टपीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल यानी लकड़ी का कोयला और 10% सल्फर यानी कि गंधक। 14वीं सदी के आखिर तक साधारण बारूद वाली तोपें इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं में आम हो गई थी। इन दोनों देशों ने 100 साल के युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ इस विस्फोटक तकनीक का इस्तेमाल किया। आगे चलकर तोपों को और बेहतर बनाया गया, जिनमें से कई छोटी और ले जाने में भी आसान थी। 13वीं और 14वीं सदी में तोपों को छोटे स्तर पर भी बनाया जाने लगा, मतलब ऐसी तोपें बनाई जाने लगी जिन्हें हाथों से चलाया जा सकता था। इस तरह की हैंड कैनन्स को आर्क्यूबस कहा जाता था। इस लंबी नाली वाली हैंड कैनन को यूरोप की पहली बंदूक भी कहा गया और इसका इस्तेमाल यूरोप और ओटोमन एम्पायर ने सबसे पहले किया। ओटोमन्स ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी के दौरान इस तरह की तोपों का इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। इन शक्तिशाली नए हथियारों ने यूरोप की पारंपरिक किलेबंदी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। इस तरह की बंदूक में सबसे पहले आगे की तरफ से गन पाउडर डाला जाता था, जिसके बाद आगे की तरफ से मेटल से बनी गोली डाल दी जाती थी। जिस तरह तोपों में गोलों का इस्तेमाल किया जाता था, कुछ उसी तरह से ये गोली भी होती थी, बस इसका आकार थोड़ा छोटा होता था। फिर इसकी नली से निकले धागे में आग लगा दी जाती थी, जिससे नली के अंदर रखे हुए गन पाउडर में आग लगने से धमाका हो जाता था और उस धमाके से निकली ऊर्जा से गोली तेज रफ्तार से बाहर निकल जाती थी। समय के साथ साथ इस तरह की हैंड हेल्ड तोपों में कुछ सुधार किए गए। इसे आसानी से पकड़ने के लिए और निशाने को सही से लगाने के लिए इसके पीछे लकड़ी की बट लगाई जाने लगी। इस तरह की लकड़ी आज भी बंदूकों में देखने को मिलती है और इस तरह की गन्स को आर्क्यूबस हैंड गन कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हथियार बन रहे थे तो उनसे बचने का तरीका भी बन रहा था। 14वीं सदी के अंत तक लोगों ने बंदूक से बचाव का साधन भी बना लिया था और ये साधन कुछ और नहीं बल्कि कवच था। बंदूक से निकलने वाली गोली से बचने के लिए 2 मिलीमीटर तक मोटे कवच को बनाकर तैयार किया गया था, जिसके बाद इस कवच को देखकर बंदूक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत महसूस होने लगी और इसके लिए बंदूक की नली को लंबा किया गया ताकि गोली ज़्यादा फोर्स के साथ निकले। साथ ही गोली को भी और मजबूत बनाया गया, जिससे ये 2 मिलीमीटर तक मोटे कवच को भी भेद सके। इस तरह से बनी बंदूकों को नाम दिया गया मस्कट। 16वीं सदी में बनी मस्कट नाम की ये बंदूक आर्क्यूबस का हैवियर वर्जन था, जो कि प्लेट आर्मर को भी भेद सकती थी। आधुनिक हैंडगन का आविष्कार। सबसे पहली गन्स बनाने का श्रेय चीन को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले रॉकेट की तरह से दिखने वाले हथियार बनाए थे, जिनसे भालों को दूर तक भेजा जा सकता था। मस्कट और आर्क्यूबस जैसी बंदूकें भी तोपों से काफ़ी मिलती जुलती थी। उन्हें चलाने का तरीका भी तोप जैसा ही था, यानी गन पाउडर में चिंगारी डालकर फायर करना पड़ता था। लेकिन इस तरह के हथियार को चलाना मुश्किल था, क्योंकि इसे हाथ में पकड़कर इसे आग लगानी होती थी, यानी अभी तक बंदूकों में ट्रिगर नहीं लगाया गया था। यूरोप में सबसे पहले जिस बंदूक को बनाया गया उसमें इंटरनल फायरिंग मैकेनिज्म सबसे खास बात थी। इस इंटरनल फायरिंग मैकेनिज्म को लॉक कहा जाता था। इस तरह से जो हथियार बनाए गए उनसे फायरिंग मैकेनिज्म बहुत आसान और कारगर हो गया। सबसे पहले जिस लॉक मैकेनिज्म को इजाद किया गया उसका नाम था मैच लॉक, जिसके बाद इसमें सुधार होते गए और आधुनिक हथियारों की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। मैचलॉक से बनी सबसे पहली बंदूक 15वीं सदी की छोटी नाल वाली लंबी बंदूक थी, जिसे कंधे से सटाकर चलाया जाता था और ये इतनी छोटी थी कि इसे एक अकेला आदमी भी चला सकता था। इन बंदूकों में बारूद से सना हुआ एक रस्सा एस आकार की धातु से जुड़ा होता था, जिसे आग लगा दी जाती थी और इसे ट्रिगर से जोड़ दिया जाता था। जब ट्रिगर को दबाया जाता था तो वो जलता हुआ धागा बारूद तक पहुंच जाता था और बारूद में धमाका होता था, जिसके बाद गोली दुश्मन की ओर निकलती थी। हालांकि ये बंदूकें निशाना लगाने में सक्षम थी, परंतु फिर भी ये बहुत पेचीदा थी और दोबारा चलाने में इन्हें कम से कम 2 मिनट का समय लगता था।
समय के साथ साथ इस तरह की बंदूकों में भी कई चेंजेस किए गए और जो नई बंदूक सामने आई उसे स्नैप मैचलॉक सिस्टम नाम दिया गया। स्नैप मैचलॉक सिस्टम भी मैचलॉक सिस्टम की तरह से ही था, पर इसमें स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म लगा होता था, जिससे ट्रिगर को दबाने पर स्प्रिंग के रिलीज होने पर आग जल्दी बारूद तक पहुंच जाती थी। तेज हवाओं और खराब मौसम जैसी परिस्थिति में यह साधारण मैचलॉक सिस्टम से बेहतर था। बंदूकों के इन्वेंशन में सबसे क्रांतिकारी बदलाव तब आए जब फायरिंग मैकेनिज्म भी बंदूक के अंदर ही लगा दिया गया। 16वीं सदी के अंत तक ऐसी बंदूकें अस्तित्व में आई जिसमें गन पाउडर को जलाने के लिए बाहर से आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैचलॉक के बाद स्नैप हैंड्स, फ्लिंट लॉक और व्हील लॉक बंदूकें अस्तित्व में आई। इन तीनों किस्म की बंदूकों में इंटरनल फायरिंग मैकेनिज्म होता था, यानी धागे को आग लगाकर बारूद तक नहीं पहुंचाना पड़ता था। स्नैप हैंड्स गन में एक फ्लिंट जो कि एक प्रकार का पत्थर होता है और फ्रीजन जो कि एक प्रकार की धातु की पट्टी है उसका इस्तेमाल होता था। ट्रिगर खींचने पर हैमर फ्रीजन पर तेजी से गिरता था, जिससे चिंगारियां उत्पन्न होती थी और ये चिंगारियां फ्लैश पैन में मौजूद बारूद में आग लगा देती थी और बारूद के जलने से गोली निकलती थी। इसमें कुछ बदलाव करके फ्लिंट लॉक और बाद में व्हील लॉक सिस्टम्स बनाए गए। व्हील लॉक सिस्टम वाली बंदूकों में एक घूमने वाला पहिया होता था जिसमें वही पत्थर लगा होता था और इसके धातु से टकराने के बाद चिंगारी उत्पन्न होती थी, जिससे बारूद में आग लग जाती थी। इसके बाद भी बंदूकों का विकास लगातार जारी रहा और ये खतरनाक होती गई। बंदूकों के विकास के इस क्रम में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1760 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और 1850 में डैनियल वेसन ने दुनिया का पहला कारतूस बनाया और इसके बाद से ही ब्रीच लोडर गन अस्तित्व में आई। दोस्तों, इसके बाद ही बंदूकों का विकास का क्रम लगातार जारी रहा और आज भी दुनिया में एक से एक खतरनाक बंदूकें बन चुकी हैं। तो ये था बंदूकों का पूरा इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।